वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गति और वेग चैप्टर को। किसको? गति और वेग को। सदिश और अदिश की आज टाइपिंग नहीं हो पाई, इस वजह से आज मैं गति और वेग के क्वेश्चंस को कराऊंगा। इसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं ऐड किया है इसमें। जिस भी भाई ने कल की वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाकर उसे देखो, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, मात्रक और विमा से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मस्ट आता है। मात्रक और विमा से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मस्ट आता है और वो क्वेश्चन वही होते हैं जो हमने कराए वीडियो में, इसलिए उन वीडियो को देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं मात्रक और विमा से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है? चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात कितना होता है? 0 से कम, 1 से कम, 1 के बराबर या बड़ा, 1 के बराबर या कम। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वाला होता है, एक ये होता है चाल एवं वेग का। तो चाल एवं वेग का संख्यात्मक मान होता है 1 के बराबर या 1 से कम। ठीक है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है, हमेशा ध्यान रखना। और वेलोसिटी पहले आ जाए और स्पीड बाद में पहुंच जाए तो 1 के बराबर या बड़ा। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाता है, ध्यान रखना। चाल पहले आए तो 1 के बराबर या कम और वेग पहले आए तो 1 के बराबर या बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं उसे भी। क्वेश्चन ने बोल रखा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड या वस्तु का वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों नियत होंगे। किसी पिंड या वस्तु की वेग का मान एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों नियत होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वेग की डेफिनेशन क्या होती है? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। वेग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड और इसकी विमा क्या होती है? LT-1। ठीक है, मीटर की L होती है, टाइम की T होती है और LT-1 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं उसे भी। देखिए, इस क्वेश्चन ने वो रखा है चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ रहे हो? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ही दिख रहा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है? तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं? ये कब है, सॉरी, कब बराबर होते हैं? जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, वस्तु में एक वृत्त में चल रही हो, वस्तु में परिवर्ती त्वरण हो, वस्तु में त्वरण शून्य हो। तो तात्कालिक वेग होता क्या है? तात्कालिक वेग होता है किसी क्षण विशेष पर। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी क्षण विशेष के लिए करते हैं, आप 0 से T लिमिट मानते हैं, वहाँ से T निकलता है, तो ऐसे ही क्षण विशेष के लिए होता है। और ये औसत वेग टोटल वेग मतलब जितना पूरा वेग है उतना। ठीक है, और बोल रहा है कब बराबर होते हैं, तो उसकी तो बस एक कंडीशन होती है, जब त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा तो तात्कालिक वेग और औसत वेग दोनों ही शून्य होंगे, तो वे शून्य होंगे। ठीक है, जब त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होंगे? ये शून्य ही होंगे। तो वस्तु में शून्य त्वरण हो, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण कहाँ से आएगा? ठीक है, नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप होगा, त्वरण समरूप होगा, वेग शून्य होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल टू को हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट ले लूंगा, तो मैं मान लेता हूँ K कांस्टेंट। ठीक है, KT। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ टाइम के सापेक्ष तो DS बराबर DT, DS/DT इक्वल्स टू K। तो ये क्या बन गया? वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। तो वेग कैसा आ रहा है? वेग कांस्टेंट आ रहा है, तो वेग समरूप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, DS/DT बराबर क्या होती है? वेलोसिटी। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो ये कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेग समरूप होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं उसे भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ने बोल रखा है 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण होगा।
त्वरण मैंने नीचे लिख रखा है, तो आपको पूछ रही है वैल्यू ए की, तो ए बराबर एफ अपॉन एम, कहाँ से, एफ बराबर एम ए से, ठीक है। एफ की वैल्यू दे रखी है आपके पास 40 न्यूटन है, एम का मान दे रखा है 5 किलोग्राम है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5, एफ की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन एंड एम की वैल्यू 5, तो 5 8 जा 40, तो 8 किलोग्राम नहीं आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सब में स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग एक्सेलरेशन का मात्रा क्या होता है, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है, असमान, एक समान, वृत्तीय, रेखीय। आप इसमें से दो ऑप्शंस को आसानी से हटा सकते हैं, वृत्तीय और रेखीय तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए एक रोड है और उस पर भीड़ है, जैसे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर भी, लेकिन आप बस लेकर आ रहे हो, आप लेकर जाओगे बस को, तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना आपको, तो आपका टाइम क्लियर नहीं हो पाएगा। एक समान जैसे आप पहले चल रहे थे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन अब कैसे चलोगी 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो कैसे चलोगी, असमान चाल होगी ना। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु बेनियत वेग से चल रही है, इसका त्वरण 0 है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन का मान निकाला जाता है, उपयोग सभी। तो देखिए वेग समय ग्राफ होता कैसा है, मैं आपको बता दूं वेग समय ग्राफ होता कैसा है। ये रहा आपका वेग समय ग्राफ, यहाँ पर टाइम होता है, ये वीटी ग्राफ बोलते हैं इसे, यहाँ पर वेलोसिटी होती है, ठीक है। किसके सापेक्ष है, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर, ठीक है, समय अक्ष के समांतर बोल रहा है, ये समय अक्ष के समांतर बोल रहा है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें टाइम तो एक ही रह रहा है, लेकिन देखिए इसमें वेलोसिटी तो एक ही रह रही है, वेलोसिटी की पावर फिक्स हो चुकी है यहाँ से आप बढ़ते जाओ, वेलोसिटी तो वही रहने वाली, लेकिन टाइम चेंज होता रहेगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वस्तु नियत वेग से चल रही है। वेग का मतलब क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन तो नहीं, देखिए यहाँ से ये लेंथ तो चलती आ रही है, लेकिन समय वाली लेंथ तो चली आ रही है, लेकिन वेलोसिटी वाली लेंथ बिल्कुल अपनी जगह पे एग्जिस्ट है, वो नहीं हट रही है, लेकिन वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है एक ही बार में, तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें। 9 ने बोल रखा है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, संवेग, त्वरण, स्थिति या वेग। तो गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, इसके और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए संवेग तो होगा नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, त्वरण भी नहीं होगा, वेग भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या आंसर रहेगा स्थिति, तो उसका स्थिति राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध स्थिति देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संवेग भी नहीं है, त्वरण भी नहीं है और वेग भी नहीं है, तो स्थिति रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, संवेग, विस्थापन, वेग, बल। तो आपको बताना है कि कौन सी चाल के साथ निर्दिष्ट करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेग। ये आपको याद रखना है, वेग ही होती है, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए वेग की जगह विस्थापन या कई बार नन ऑफ दीज भी दे देता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है वेग होगा तो वेग पे लाएंगे, वरना नन ऑफ दीज पे लाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करने लायक है, ठीक है, ध्यान रखना आगे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, वेग, गति, त्वरण, समय। तो देखिए निश्चित दिशा में बढ़ रही तो समय तो होगा नहीं, ये गलत, त्वरण भी नहीं होगा, त्वरण तो क्या वेग में परिवर्तन होता है, गति किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ये तो होगा नहीं, वेग होगा एक निश्चित दिशा में, समझ रहे हो, बढ़ रही वस्तु की गति एक निश्चित दिशा में, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, समय के साथ बढ़ रही है, मीटर एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय। तो वेग की डेफिनेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। आवेग नहीं होगा, गति नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी थी आपको इस फॉर्मूले में, सीधी सीधी डेफिनेशन थी। तो वेग में परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। देखिए त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग चेंज ही नहीं होगा, तो क्या है, शून्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कैसी गति कर रही है, एक समान गति, सर्कुलर मोशन, यानी कि ऐसे 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है तो 10 किलोमीटर ही चल रही है, तो उसमें त्वरण कोई होगा। त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन, पहले 10 थी, फिर 5 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 5 हो गई, मतलब वेग में परिवर्तन हो। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक समान गति चल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है दूरी, विस्थापन, समवेग, गति। देखिए वेग और समय में एक रिलेशन होता है, वेग बराबर फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं वेग का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा यहाँ पर 1 मान के, तो वेग इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो होगा, वेग और समय का गुणा हो जाएगा ये, और ये क्या बचेगा फिर, विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका विस्थापन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये उन्हीं कुछ हम फालतू क्वेश्चंस को नहीं रख रहे हैं। सर से भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ वो कौन से क्वेश्चन कराने हैं और कौन से नहीं कराने हैं। ठीक है, हमने आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, शून्य भी हो सकता है या नहीं। तो देखिए विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ गया तो उसका विस्थापन मैं निकालूंगा तो कर्ण वाला पार्ट निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ से मैंने दूरी चली ही नहीं, कितनी बोल रहा है, वस्तु द्वारा तय की दूरी 0 है, तो विस्थापन होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, एक मिनट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 ने बोल रखा है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है दूरी, वेग, गति, त्वरण। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को तो हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को तो क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बट्टे समय। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। और वेग में परिवर्तन हो तो उसे त्वरण कहते हैं, और विस्थापन में परिवर्तन हो तो उसे वेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने बोल रखा है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति, घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, देखिए ये दो वस्तु हैं, समान समय मिला इन दोनों को, और ये असमान दूरी तय कर रही हैं। कौन सी असमान दूरी तय कर रही हैं, तो उनकी गति कैसी होगी। देखिए इसने तय की 5 किलोमीटर और इसने की 2 किलोमीटर, टाइम दोनों को बराबर मिला समान समय अंतराल में, तो इसकी गति कैसी हो जाएगी फिर, असमान गति। रूपांतरित गति नहीं होगी, समान गति नहीं होगी, कैसे भी नहीं होगी, ये टाइम कैसे बोल रहा है, अलग अलग दूरी तय करती हैं। तो घूर्णन गति बिल्कुल नहीं होगी, तो सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, असमान गति। क्योंकि देखिए इसमें 5 किलोमीटर तय की, इसने 2 किलोमीटर तय की, तो अलग अलग है ना, तो कैसी गति हो जाएंगी, असमान गति, असमान गति। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने बोल रखा है, यदि किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, वेग, बल, संवेग या विस्थापन। जब कभी भी आपको इस परिवर्तन बोले और आपको एक पॉइंट दे, समझने के लिए आपको कौन सा पॉइंट दे, एक पॉइंट दे, आपको क्या करना, सीधा सीधा उसी पॉइंट की डेफिनेशन निकाल लेनी है। त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग त्वरण की डेफिनेशन, वेग में डिफरेंस, परिवर्तन बट्टे समय। तो समय तो आ रहा है यहाँ पर क्या आएगा फिर, बता दो भाई, बता दो, अब तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वेग आएगा। ठीक है, वेग में त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं यहाँ पे, और समय और आता नीचे, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, और विस्थापन तो कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 ने बोल रखा है, शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर हो। देखिए त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग ही स्थिर है तो त्वरण तो शून्य होगा ही होगा, तो ऑप्शन आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। वस्तु का वेग स्थिर होगा कब? शून्य त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, तो देखिए धनात्मक त्वरण कब होगा? जब बेस वस्तु का वेग बढ़ जाएगा तभी तो धनात्मक त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो जब वेग बढ़ जाएगा तभी तो धनात्मक त्वरण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का वेग बढ़ जाता है तब धनात्मक त्वरण होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बढ़ जाएगा तो धनात्मक त्वरण ज़्यादा आएगा, जब त्वरण ज़्यादा होगा तो वेग में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा, तो वेग बढ़ जाएगा तभी तो ज़्यादा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो गति का फर्स्ट समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर। थर्ड होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो कौन सा पूछ रखा था? दूसरा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको तीनों बता दिए। v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। देखिए u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, और v अंतिम वेग। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन त्वरण। ठीक है, बाकी सब आपको बताइए। t क्या होता है? टाइम। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्री फॉल से गिर रही है वस्तु, कोई स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसमें समान गति नहीं होगी भाई। समान गति कैसे हो जाएगी? समान गति कैसे हो जाएगी? वो कहीं पर ये मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाएगी ना। वो समान बल तो होगा नहीं भाई। गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वीय बल होता है यहाँ पे, तो सामान्य बल तो होगा नहीं। समान त्वरण होगा, ये बात सही है। एक्सेलरेशन समान रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण रहता है। क्या? समान त्वरण रहता है। और ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोल रखा है? वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए दूरी, आप अगर चलोगे नहीं तो दूरी ऋणात्मक हो जाएगी? नहीं होगी भाई। मिनिमम दूरी कितनी होगी? 0। अगर आप चलोगे नहीं तो 0 होगी, और चलोगे तो कुछ ना कुछ होगी। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, बल ऋणात्मक हो जाता है। बल विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करता है ना, तो बल ऋणात्मक हो जाता है। त्वरण भी ऋणात्मक हो जाता है, वेग भी ऋणात्मक हो जाता है। आपको न्यूमेरिकल में देखा होगा, वेग ऋणात्मक होगा, त्वरण भी ऋणात्मक होगा, बल भी ऋणात्मक होगा, लेकिन दूरी डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होती। ध्यान रखना, हमने कई बार क्वेश्चंस में भी किया है, लॉजिक क्वेश्चंस में भी यूज होता है कि दूरी कभी ऋणात्मक होती है? नहीं होती भाई। आप जब चलोगे नहीं तो दूरी कहाँ से ऋणात्मक होगी? अगर आप एक जगह पे स्थिर खड़े हो, दूरी आपकी 0, समझ रहे हो? दूरी आपकी 0 होगी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने बोल रखा है एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है? v बराबर u माइनस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस ए टी स्क्वायर, एस बराबर 1/2 यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। v बराबर u प्लस ए टी होता है फर्स्ट समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आपका सेकंड लॉ होता है, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as आपका थर्ड लॉ होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोल रखा है एक समान वृत्तीय गति में चाल तथा वेग अचर दोनों अचर रहती हैं। चाल एवं वेग दोनों अचर चर रहते हैं। चाल चर एवं वेग अचर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चाल अचर एवं और वेग चर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चाल अचर और वेग चर होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भूल मत जाना, वरना आपको चर और अचर में कन्फ्यूजन होता है। आपको पढ़ना ही नहीं है, बाकी ऑप्शन तो आपको दिख जाए, बस चाल अचर और वेग चर होती है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये थे आज की वीडियो के अपने 25 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। एन टेक स्टडी यूट्यूब हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये टेलीग्राम लिंक है, वही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर जाकर सर्च करना एन टेक स्टडी। ये सर की फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आपको सर को फॉलो कर लेना है, जिससे कोई नोटिफिकेशन हो सर आपको सबसे पहले बता देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ थोड़ा सा।